वेक्टर चैप्टर में जो ये क्वेश्चंस हैं ये वेक्टर के ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पर बेस्ड हैं। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में क्या होगा कि हमें कुछ फिगर्स वगैरह बनाने होंगे और उसमें फिगर्स के साथ हम वेक्टर्स को अप्लाई करके इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। 3 क्वेश्चंस हैं, हम बारी बारी से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 को लेते हैं। इफ D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC इन ए ट्रायंगल ABC। यहां पर एक ट्रायंगल ABC की बात की जा रही है। एक ट्रायंगल ABC की बात की जा रही है। सबसे पहले हम इसका एक डायग्राम बना लेते हैं। हमारे पास एक ट्रायंगल ABC की बात की गई तो हमने एक ट्रायंगल ABC बना लिया। इफ D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, ये जो BC भुजा है इस BC भुजा का मध्य बिंदु D है। तो यहां पर D ले लेते हैं। इफ D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC इन ए ट्रायंगल ABC, देन प्रूव दैट AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। वेक्टर मेथड से हम इसे सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन को हिंदी में अगर देखें, यदि किसी त्रिभुज ABC की भुजा BC का मध्य बिंदु D है, यदि किसी त्रिभुज ABC की भुजा BC का मध्य बिंदु D है, तो सिद्ध कीजिए AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ये हमें प्रूफ करना है। वेक्टर मेथड से इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमें AD चाहिए, इस AD को भी मिला देते हैं। वेक्टर मेथड से सॉल्व करने के लिए हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर रहे हैं। पॉइंट A को हम ओरिजिन लेट कर लेते हैं, बिंदु A को मूल बिंदु मान लेते हैं। बिंदु A को मूल बिंदु मानते हुए बिंदु B और C के स्थिति सदिश क्रमशः वेक्टर B और वेक्टर C हैं। लेट A be the origin and the position vector of point B and point C are vector B and vector C. Let A be the origin and position vector of point B and point C are vector B and vector C. हमने A को ओरिजिन लेट कर लिया, मूल बिंदु मान लिया, और इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट B का जो पोजीशन वेक्टर है उसे हमने वेक्टर B माना है। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई जो है ये अपने आप में वेक्टर B है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये वेक्टर C है। साथ में हमें ये पता है कि D जो है BC का मिड पॉइंट है। अब सोचिए, हमने पॉइंट B का पोजीशन वेक्टर बिंदु B का स्थिति सदिश B माना है और पॉइंट C का पोजीशन वेक्टर C माना है, और D जो है अगर इसका मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है, तो D का स्थिति सदिश D का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? चूंकि D BC का मध्य बिंदु है, अतः D का स्थिति सदिश बराबर D का पोजीशन वेक्टर निकालना है। सिंस D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, सिंस D इज मिड पॉइंट ऑफ BC, therefore पोजीशन वेक्टर ऑफ D इज इक्वल टू,
पोजीशन वेक्टर ऑफ डी इज इक्वल टू, ये और कुछ नहीं, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी अपॉन का 2 आएगा। नॉर्मल मिड पॉइंट का फॉर्मूला है, मध्य बिंदु का सूत्र है। दो बिंदुओं का मध्य बिंदु निकालने के लिए दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देते हैं। हमने पॉइंट डी का स्थिति सदिश निकाल लिया, पोजीशन वेक्टर निकाल लिया। अब जब हम पोजीशन वेक्टर टॉपिक को पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हमने एक चीज़ पढ़ा था। मान लीजिए ये एक पॉइंट है और ये भी एक पॉइंट है। इस पॉइंट का नाम हमने P दिया और इस पॉइंट का नाम हमने Q दिया। तो यहाँ से जब हम यहाँ तक को मिलाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक के मिलाने को जब हम PQ निकालेंगे तब PQ को कैसे निकालते थे? पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P से निकालते थे। अगर हमको PQ निकालना है तो PQ निकालने के लिए हम क्या करते थे? Q का स्थिति सदिश माइनस P का स्थिति सदिश करते थे। है पोजीशन वेक्टर में हम लोग ये किया है। यहाँ पर हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए? हमें AB चाहिए, AC चाहिए, AD चाहिए और BD चाहिए। ठीक, सबसे पहले हम बात करते हैं AD का। तो AD जो होगा कैसे निकलेगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ D माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। D का स्थिति सदिश माइनस A का स्थिति सदिश। A जो है उसको तो हमने ओरिजिन माना हुआ है, A को हमने मूल बिंदु माना हुआ है, तो वो तो अपना 0 0 है। तो सोचिए AD में D में से जब A को माइनस करेंगे, मतलब D के पोजीशन वेक्टर में से जब A के पोजीशन वेक्टर को माइनस करेंगे तो D का तो पोजीशन वेक्टर ये है, A का पोजीशन वेक्टर 0 है, इसमें से 0 को माइनस करेंगे तो और कुछ नहीं, बस यही आएगा। तो यहाँ पर वेक्टर B प्लस वेक्टर C अपॉन का 2 आ गया। ये हमारा AD का वैल्यू आया। AD के बाद हमको BD चाहिए। BD का वैल्यू कैसे निकलेगा? D का स्थिति सदिश माइनस B का स्थिति सदिश। पोजीशन वेक्टर ऑफ D माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B। D का स्थिति सदिश ये है और B का स्थिति सदिश हमने वेक्टर B माना हुआ है। पोजीशन वेक्टर जो D का है ये है हमारा वेक्टर B प्लस वेक्टर C अपॉन का 2 और माइनस B का पोजीशन वेक्टर हमारा वेक्टर B है। इसे जब सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर तो यहाँ से ये आएगा वेक्टर C माइनस वेक्टर B अपॉन का 2। इसे जब आप एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो BD की वैल्यू आपकी आएगी C वेक्टर माइनस B वेक्टर अपॉन का 2। ये हमने निकाल लिया, AD निकल गया, BD निकल गया। अब हमें AB चाहिए। AB तो डायरेक्ट यहीं से पता चल जाएगा। AB का मतलब ऐसे क्या होगा? AB का मतलब होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। B का स्थिति सदिश माइनस A का स्थिति सदिश। A तो हमारा मूल बिंदु है, तो यहाँ से ये वेक्टर B आएगा और हमें AC चाहिए। ये हमारा निकलेगा C। सारी वैल्यू निकालने के बाद हम इसके RHS में आते हैं। RHS में हमें क्या पता है? RHS में हमें पता है 2 टाइम्स AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब हम इसे लेकर सॉल्व करते हैं। ये 2 जो है वैसे का वैसे ही है। यहाँ पर हमें AD का स्क्वायर करना है। AD की वैल्यू हमारे पास क्या है? AD की वैल्यू है हमारे पास वेक्टर B प्लस वेक्टर C अपॉन 2 और इसका होल स्क्वायर प्लस BD का होल स्क्वायर चाहिए। BD की वैल्यू हमारी थी वेक्टर C माइनस वेक्टर B अपॉन 2, वेक्टर C माइनस वेक्टर B अपॉन 2 और इसका होल स्क्वायर और ये ब्रैकेट बंद। बस इसे हमें सॉल्व करना है। ये हमारा 2 वैसे का वैसे ही,
यहाँ पर ये स्क्वायर ऊपर भी लगेगा और नीचे भी लगेगा। ऊपर में जब ये स्क्वायर लगेगा तो क्या बनेगा, वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस वेक्टर सी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स बी डॉट सी, और अपॉन का ये 4 होगा, प्लस इस वाले हिस्से में ये स्क्वायर ऊपर भी लगेगा और ये स्क्वायर नीचे भी लगेगा। ये स्क्वायर जब ऊपर लगेगा तो क्या बनेगा, वेक्टर सी का होल स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी, और अपॉन में 4 आएगा। है, अब इन दोनों को ध्यान से देखिए, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। ये जो 2 है, ये 2 हमारे पास वैसे का वैसे ही है। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाले को हम वैसे ही लिख सकते हैं। ऊपर वाले में हमारे पास वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस वेक्टर सी का स्क्वायर, तो यहाँ पर वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस वेक्टर सी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी है, और ये हमारा प्लस वेक्टर सी का स्क्वायर, वेक्टर सी का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स सी डॉट बी है। डॉट प्रोडक्ट में सी डॉट बी बोलें या बी डॉट सी कहें, दोनों का मतलब सेम होगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जो है उसका आंसर अपने आप में एक स्केलर क्वांटिटी आता है। डॉट प्रोडक्ट का आंसर जो है अपने आप में एक अदिश राशि आती है, इसलिए सी डॉट बी कहें या बी डॉट सी कहें, दोनों का भावार्थ एक ही होता है। तो इसे हम माइनस 2 बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर बोल सकते हैं। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, ये 2 बी डॉट सी और ये 2 बी डॉट सी, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर ये 2 जो है हमारा वैसे का वैसे ही, अपॉन में हमारे पास 4 वैसे ही है। ये 2 बी डॉट सी और ये 2 बी डॉट सी कट कैंसिल हो गया। वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर, ये 2 वेक्टर बी का स्क्वायर आएगा प्लस सी का स्क्वायर, और यहाँ पर ये हमारा 2 वेक्टर सी का स्क्वायर आएगा। अगर हमने यहाँ से 2 को कॉमन ले लिया तो ये 2 कॉमन होकर यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई होगा, 4 आएगा। ये 4 इस 4 को कैंसिल करेगा। ये 4 जब इस 4 को कैंसिल करेगा तो हमारे पास फाइनली क्या बच रहा है, हमारे पास फाइनली बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस सी वेक्टर का स्क्वायर बच रहा है। अब ध्यान से देखिए, बी वेक्टर जो है वो तो ए बी के बराबर है, तो इसे हम, ये जो बी वेक्टर का स्क्वायर है इसे हम ए बी का स्क्वायर कह सकते हैं, और ये जो सी वेक्टर है ये हमारा ए सी था, तो इसे हम ए सी का स्क्वायर कह सकते हैं। कौन सा हिस्सा लेकर हमने सॉल्व करना चालू किया था, हमने RHS को लेकर सॉल्व करना चालू किया था, और जो हम लेकर आए हैं वो है हमारा LHS प्रूफ हुआ। इस तरह से ज्योमेट्रिकल मीनिंग वाले जितने भी क्वेश्चंस रहते हैं उनको हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। चलिए, ये तो बात हो गई क्वेश्चन नंबर 3 की। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का।
क्वेश्चन नंबर 2 में प्रूव दैट द मीडियन ऑफ द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज परपेंडिकुलर टू द बेस। मीडियन को हिंदी में माध्यिका कहा जाता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज, एक ऐसा ट्रायंगल जिसके दो साइड्स आपस में इक्वल हो। यहां पर बोला गया है प्रूव दैट द मीडियन ऑफ द बेस, किसका मीडियन? बेस का। किस ट्रायंगल में? आइसोसेलेस ट्रायंगल में। क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए। किस पर परपेंडिकुलर होना चाहिए? बेस पर होना चाहिए। यानी जो मीडियन है वो बेस पर परपेंडिकुलर है, ये प्रूफ करना है। बात यहाँ पर की जा रही है कि सिद्ध कीजिए कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज में जो आधार पर माध्यिका है वो आधार पर, जो खींची गई माध्यिका है वो आधार पर लंब होगी। किसी समद्विबाहु त्रिभुज के आधार की माध्यिका आधार पर लंब होती है। इसके लिए हमारे पास एक ट्रायंगल होना चाहिए। तो हमारे पास एक ट्रायंगल ABC है। मान लीजिए कि ये ट्रायंगल ABC जो है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये त्रिभुज ABC जो है वो समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु होने के कारण इसका दो साइड आपस में इक्वल होगा। कौन कौन से दो साइड? तो AB और AC। AB और AC इसके दो साइड्स आपस में इक्वल हैं और AD जो है इसका मीडियन है। AD जो है इसकी माध्यिका है। सॉल्यूशन में माना त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC। लेट ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC. Let ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC. इसके बाद वापस वही लैंग्वेज जो हमने पिछले क्वेश्चन में लिखा था। A को मूल बिंदु मानते हुए बिंदु B तथा C के स्थिति सदिश क्रमशः वेक्टर B और वेक्टर C हैं। Taking A as origin, let the position vectors of point B and C are vector B and vector C. Taking A as origin, let the position vectors of point B and point C are vector B and C. हमने पॉइंट B और पॉइंट C के पोजीशन वेक्टर को B और C लेट कर लिया। चलिए यहाँ तक भी हो गया। साथ में हमें ये भी बताना है कि AD जो है मीडियन है, तो इसके लिए अगर AD मीडियन है, AD अगर माध्यिका है तो D जो होगा BC का मिड पॉइंट होगा। माध्यिका क्या करता है? किसी भी ट्रायंगल में मीडियन जो है साइड को बाइसेक्ट करता है। किसी भी त्रिभुज में माध्यिका जो होता है उसकी भुजा को समद्विभाजित करता है। साथ में ये भी लिख लेते हैं। AD एक माध्यिका है, AD इज द मीडियन। अब चलिए, हमने ट्रायंगल ले लिया। ट्रायंगल में हमने A को ओरिजिन बना दिया। A को ओरिजिन बनाने के बाद हमने B और C के पोजीशन वेक्टर्स को ले लिया। इसके बाद हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि जो मीडियन है वो बेस पर परपेंडिकुलर है। यानी यहाँ पर मीडियन जो है वो AD है और बेस जो है BC है।
तो ये AD जो है इस पर परपेंडिकुलर है, हमको ये प्रूफ करना है। वेक्टर मेथड से दो चीज़ों को एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर बताने के लिए हम उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 बता दें तो इससे ये पता चल जाएगा कि वो दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। तो हमें AD और BC का डॉट प्रोडक्ट 0 बताना है। हमारा मेन मकसद जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो यही है कि AD डॉट BC जो होना चाहिए 0 आना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले हम काम करते हैं, D का पोजीशन वेक्टर निकाल लेते हैं। बिंदु B का बिंदु D का स्थिति सदिश। हम किसका पोजीशन वेक्टर निकाल रहे हैं? D का पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट D। अब देखिए D जो है वो तो मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है? BC का। तो B और C को ऐड करके अगर 2 से डिवाइड कर दें तो D का पोजीशन वेक्टर निकल जाएगा। तो ये हमारे पास आएगा वेक्टर B प्लस वेक्टर C अपॉन 2। ये हमने D का पोजीशन वेक्टर निकाल लिया। अब क्वेश्चन में हमारा AB जो है वो AC के इक्वल है। AB जो है AC के इक्वल है। अब AB कितना होगा? AB का मतलब क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। B का स्थिति सदिश माइनस A का स्थिति सदिश। A तो हमारा मूल बिंदु है, ओरिजिन है, तो ये हमारा केवल निकलेगा वेक्टर B। ठीक ऐसे ही AC जो होगा C का पोजीशन वेक्टर माइनस A का पोजीशन वेक्टर, यानी C का स्थिति सदिश माइनस A का स्थिति सदिश। A वापस वही ओरिजिन है, यहाँ से ये वेक्टर C निकलेगा। और अगर हम बात करते हैं AD का, तो AD में D का पोजीशन वेक्टर माइनस A का पोजीशन वेक्टर, तो D का पोजीशन वेक्टर तो हमारा ये है, इसमें से A हमारा ओरिजिन है, तो वापस हमारा यही आ जाएगा B वेक्टर प्लस C वेक्टर अपॉन का 2। अब हम बात करते हैं BC वेक्टर की, मतलब BC की लंबाई अगर हमको निकालनी है तो BC का लंबाई कैसे निकलेगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B। पोजीशन वेक्टर ऑफ C जो है और कुछ नहीं, वेक्टर C है, और ये जो है और कुछ नहीं, वेक्टर B है। ठीक, अब आइए हमको क्या प्रूफ करना है? हमको ये प्रूफ करना है कि ये AD जो है BC पर परपेंडिकुलर है, ये AD BC पर लंब है, ये प्रूफ करना है। अगर ये प्रूफ करना है तो हम ये प्रूफ कर देते हैं कि AD और BC का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। AD और BC का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 बता दिए तो ये वेक्टर के फॉर्म में एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो हम बात करते हैं AD डॉट BC की। AD का वैल्यू हमारा क्या है? AD का वैल्यू है हमारा B वेक्टर प्लस C वेक्टर अपॉन का 2, और इनटू में BC का वैल्यू है हमारा C वेक्टर माइनस B वेक्टर। इसको अगर हम पलट के लिखें, दोनों प्लस में हैं, पलट के लिख सकते हैं C वेक्टर प्लस B वेक्टर अपॉन का 2 मल्टीप्लाइड बाई C वेक्टर माइनस B वेक्टर। मल्टीप्लाई जब करेंगे, देखिए यहाँ पर A प्लस B और ये A माइनस B का फॉर्मूला लगेगा, ये हमारा बन जाएगा वेक्टर C का स्क्वायर माइनस वेक्टर B का स्क्वायर अपॉन का 2 बनेगा। अब ध्यान से समझिएगा, मैं इज इक्वल टू के बाद का ही सॉल्व कर रहा हूँ। इज इक्वल टू के पहले AD डॉट BC हमारा वैसे ही चलेगा। किसी भी वेक्टर का स्क्वायर उसके मॉड के स्क्वायर के इक्वल होता है, तो हम इसे मॉड ऑफ वेक्टर C का स्क्वायर बोल सकते हैं, और यहाँ पर इसे मॉड ऑफ वेक्टर B का स्क्वायर बोला जा सकता है, और अपॉन का 2 है। मॉडुलस किसी भी वेक्टर का मॉड जो है उसका परिमाण बताता है। यहाँ पर C वेक्टर जो था वो क्या था? C वेक्टर जो था हमारा AC था। अब AC का लेंथ, AC की लंबाई जो है वो इसका मॉड बताएगा, और वही यहाँ पर हमारा मॉड का जब स्क्वायर है
तो इस मॉड के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए सी का स्क्वायर माइनस मॉड बी का है। बी क्या है? बी जो है ए बी का लंबाई जो होगा उसका मॉड वही होगा। आखिरकार ए से लेकर बी तक की जो लंबाई है वो इस वेक्टर का मॉडुलस होगा। तो यहाँ पर जो मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर लिखा है इसे हम लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर और अपॉन का 2। और चूंकि ए बी और ए सी हमारे बराबर हैं, ए बी और ए सी हमारा बराबर है तो ये ऊपर वाला दोनों हिस्सा बराबर हो गया, ये दोनों हिस्सा बराबर हो गया तो ये कट के 0 आ जाएगा। 0/2 इज इक्वल टू 0। ये 0 कब आया? ए डी डॉट बी सी करने पर आया। वेक्टर के मेथड से अगर हमारा डॉट प्रोडक्ट 0 आता है तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। इस तरह से हमने वेक्टर मेथड से सेकंड वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया। सेकंड वाले में हमने ये बताया कि AD जो है इस BC पर परपेंडिकुलर है। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन की। If the diagonals of a rhombus are equal, then prove that it is a square. If the diagonals of a rhombus are equal, then prove that it is a square. यदि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण आपस में बराबर हों, यदि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण आपस में बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि वो एक वर्ग है। रोम्बस को हिंदी में समचतुर्भुज कहा जाता है। डायगोनल को विकर्ण कहा जाता है और स्क्वायर हमारा वर्ग है। यहाँ पर बोला गया है यदि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे के बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि वो एक वर्ग है। चलिए सबसे पहले यहाँ पर एक स्क्वायर बना लेते हैं। आखिरकार प्रूफ हमको स्क्वायर करना है। आपको स्क्वायर में और रोम्बस में डिफरेंस समझ में आना चाहिए। स्क्वायर में और रोम्बस में बेसिक सा डिफरेंस ये होता है, स्क्वायर हो चाहे रोम्बस हो, चारों के चारों साइड्स इक्वल होते हैं। स्क्वायर में और रोम्बस में उसके चारों साइड्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अंतर क्या है? अंतर इतना रहता है कि स्क्वायर के चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं, रोम्बस में एक भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होता है। किसी भी रोम्बस को स्क्वायर बनाने के लिए रोम्बस अगर हमारा समचतुर्भुज है तो समचतुर्भुज होने के कारण उसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। वर्ग में भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अंतर कहाँ आता है? अंतर आता है कि समचतुर्भुज का कोई भी कोण जो है 90 डिग्री का नहीं होता, जबकि वर्ग में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। अब ध्यान रखिए, किसी भी समचतुर्भुज को यदि आपको वर्ग बताना है, किसी भी रोम्बस को अगर स्क्वायर बताना है, बस इतना बता दीजिए कि रोम्बस का एक एंगल 90 डिग्री है। रोम्बस का अगर एक एंगल 90 डिग्री हो जाएगा तो अपने आप स्क्वायर प्रूफ हो जाता है। कैसे? चारों के चारों साइड्स तो इक्वल हैं, चारों साइड्स इक्वल होने पर एक एंगल 90 डिग्री हो गया तो वो रोम्बस जो है हमारा स्क्वायर प्रूफ हो जाता है। यहाँ पर ये है हमारा ए, ये है हमारा बी, ये है हमारा सी और ये है हमारा डी। रोम्बस है, इसके डायगोनल्स इक्वल हैं। ये इसका पहला डायगोनल और ये इसका दूसरा डायगोनल। ये इसका पहला विकर्ण है और ये इसका दूसरा विकर्ण है। पिछले दोनों क्वेश्चंस में बात हमारे ट्रायंगल की थी, यहाँ पर हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है। चलिए यहाँ पर भी ए को हम ओरिजिन मान लेते हैं। ए को मूल बिंदु मानते हुए बिंदु बी और डी के स्थिति
सदिश क्रमशः वेक्टर बी, या चलिए इसको वेक्टर ए बोल देते हैं और उसको वेक्टर बी बोल देते हैं। यानी ये इधर से इधर ये है हमारा वेक्टर ए और ये इधर से इधर ये है हमारा वेक्टर बी है। टेकिंग ए एज ओरिजिन, लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी एंड डी आर। टेकिंग A as origin, let the position vectors of point B and D are vector A and vector B। अब वेक्टर A और वेक्टर B हो गया। अब ध्यान से समझिएगा, वेक्टर में दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल कब होते हैं, दो सदिश एक दूसरे के समानांतर कब होते हैं, जब उनका परिमाण और दिशा दोनों बराबर हो, तभी वेक्टर को हम वेक्टर को हम पैरेलल वेक्टर बोलते हैं। पैरेलल में भी वो इक्वल होंगे, उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होना चाहिए। यहाँ पर ए बी सी डी जो है हमारा पहले से एक रोम्बस है, ए बी सी डी हमारा पहले से एक रोम्बस है, तो रोम्बस में आमने सामने का साइड जो होता है वो पैरेलल होता है, ये आपको पता है। ए बी सी डी हमारा एक समचतुर्भुज है और समचतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं जो हैं वो समानांतर होती हैं, तो AD के समानांतर BC होगा, AD के समानांतर BC होगा, तो AD का डायरेक्शन A से D की तरफ है, तो BC का भी डायरेक्शन B से C की तरफ होगा। और चूंकि दोनों की लंबाई भी आपस में बराबर होती है, तो ये वेक्टर B था, तो ये भी हमारा वेक्टर B होगा है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, डायरेक्शन वाइज समझिएगा। दिशा के रूप में हम A से बिंदु B तक जा रहे हैं और B से C तक जा रहे हैं। हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन पढ़ा है। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में हमने ये पढ़ा था कि अगर किसी भी ट्रायंगल के दो साइड्स दो वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं तो उन दोनों का जो सम होगा वो उसके थर्ड साइड से आता है। हम यहाँ से एक छोटा सा टुकड़ा देख रहे हैं, ये है हमारा A, ये है हमारा B और ये है हमारा C। यहाँ पर A से B का डायरेक्शन है और B से C का डायरेक्शन है। ये है हमारा वेक्टर A और ये है हमारा वेक्टर B। सोचिए तो AC क्या निकलेगा, AC जो है वेक्टर A प्लस वेक्टर B के बराबर होगा ट्रायंगल लॉ से। तो इन ट्रायंगल ABC त्रिभुज ABC